देखिए स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में चैप्टर 8 है, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग के नाम से। बेसिकली इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है कैश बजट का। उससे अपन को डिस्कस करना है कि कैश बजट जो है वो किस तरीके से बनेगा, क्या चीज़ होगी। देखो, कैश बजट में कई सारे मेथड होते हैं, लेकिन इस लेवल पे हमारे जो मेथड काम आएगा वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। अपन को बनाना है कैश बजट। जो भी पीरियड आपको दे रखा होगा वो पीरियड आपका यहाँ लिखा जाएगा। जैसे आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का मान लेते हैं कैश बजट बनाना है। कैश बजट एक फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको ये बताता है कि आने वाले 3 महीनों में आपके पास कितना कैश आएगा, कितना जाएगा, कितना बचेगा, उस तरीके से। सबसे पहले यहाँ बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया जाता है। फिर जितने भी तरीकों से कैश आपके पास आ सकता है, आपके पास कैश कैसे आ सकता है। देखो, कैश सेल हुई, आपके पास कैश आ जाएगा। आपने डीटर से पैसा कलेक्ट किया, उससे कैश आ जाएगा। आपने डिबेंचर और शेयर इशू किए या उनसे उन पे कोई कॉल वगैरह, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल रिसीव हुई, उससे कैश आ जाएगा। कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह को बेचा, उससे कैश आ जाएगा। उन सब का टोटल करेंगे, ये टोटल हो जाएगा कैश अवेलेबल। इसका नाम रखा टोटल ए, कैश अवेलेबल। अब कैश आया कितना वो तो हमें पता लग गया। अब पेमेंट कौन कौन से हुए, तो बिजनेस के अंदर कौन कौन से कैश पेमेंट होते हैं। देखो, आपने कैश में माल परचेज किया, वो लिख दोगे। आपने क्रेडिटर्स जिनसे कि आपने उधारी में परचेज किया था उनको पेमेंट करना है। कोई एम्प्लॉय को वेजेस एंड सैलरी पे की, और कोई एक्सपेंस पे किए, डिविडेंड पे किया, टैक्स पे किया, लोन का पेमेंट किया, फिक्स एसेट परचेज किए, सब पेमेंट्स हैं, इनका टोटल हो जाएगा। अब क्या होगा, जितना कैश आया और जितना कैश गया, जितना कैश गया उसको नाम दिया बी। अब ए में से बी को लेस करेंगे। भाई कैश आया वो है तो पॉइंट ए, और जो गया वो है पॉइंट बी। लेस कर दिया तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस निकल गया। ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले महीने का बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। फिर अगले महीने भी यही होगा, कैश कितना आया, कितना गया, लेस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस बचा। ये जो क्लोजिंग है अगले महीने ओपनिंग बन जाएगा। फिर कैश कितना आया, कितना गया, लेस कर दो, क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा। इस मेथड से फायदा ये होता है कि आपको हर महीने का जो है क्लोजिंग बैलेंस जो है यहाँ पता लगता रहता है। और जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग जाएगा, जो इस महीने का क्लोजिंग है वो अगले महीने का ओपनिंग जाएगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। ये कैश आया ए, ये बी, ए में से बी गया तो क्लोजिंग बैलेंस अपने आप निकल जाएगा। तो ये आपका होता है कैश बजट का फॉर्मेट। नॉर्मली 3 महीनों का कैश बजट जो है वो आपसे पूछा जाता है। कौन से 3 महीने होंगे वो तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आएगा। ये है कैश बजट का पूरा आपका फॉर्मेट। ये आपको कैश बजट का फॉर्मेट याद रहना चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। तो कैश बजट की प्रैक्टिस के लिए हम हमारी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 7 ले रहे हैं। समराइज्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर फोरकास्ट आपको दे रखा है, कौन कौन से महीने हैं, सेल कितनी है, परचेज कितनी है, वेजेस कितनी है, ओवरहेड कितने हैं। सही है, दे दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ए कैश बजट फॉर 3 मंथ। 3 महीने का बनाना है, स्टार्टिंग ऑन 1 मई। 1 मई से स्टार्ट होगा। 1 मई से स्टार्ट होगा यानी एक तो मई का, एक जून का और एक जुलाई का। ये 3 महीने इन्होंने कहे हैं। तो इन 3 महीनों का आपको कैश बजट जो है बनाना, कीपिंग इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश बैलेंस 1 मई को दे रखा है 8,000, तो ये ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस बीडी 8,000 रुपए का बैलेंस आपको क्वेश्चन में दे रखा है। सेल्स एंड परचेज आर ऑन क्रेडिट, यानी कैश में तो है ही नहीं, ये उधार में ही है। प्लांट परचेज किया गया उसके लिए कहा गया, एडवांस टैक्स के लिए कहा गया। पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर 2 मंथ है, एंड अलाउड टू कस्टमर 1 मंथ है। यानी परचेज जो आप करेंगे उसका पेमेंट आप 2 महीने बाद करेंगे, और कस्टमर से जो आप माल बेचेंगे कस्टमर को, उससे जो पैसा आप कलेक्ट करेंगे वो आप 1 महीने बाद करेंगे, ऐसा क्वेश्चन में कहा है। लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस 1 मंथ। लैग का मतलब होता है डिले, लैग का मतलब होता है डिले, यानी ये एक तरह से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए आपको कह रहा है। तो ये भी अपन को ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन अपन ने पढ़ ली है। अब क्वेश्चन में अपन देखते हैं कैसे स्टार्ट करें। ओपनिंग कैश तो आपको दे ही रखा था। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर 1 मंथ बोला है, 1 महीने बाद। तो इसका मतलब जब आप मई में कलेक्शन करेंगे तो वो करेंगे अप्रैल वाली सेल का। तो अप्रैल में आपकी जो सेल हुई थी वो 62 हुई थी, और अप्रैल में जो सेल हुई थी उसका कलेक्शन होगा मई में। तो चेक करो, मई में 62 लिखेगा। फिर मई में सेल हुई थी 64, वो जून में कलेक्ट होगी तो जून में 64 लिखेगा। और जून में जो सेल हुई थी 58, वो मिलेगी जुलाई में, तो जुलाई में आप 58 लिखेंगे। इस तरह से ये हो गया कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर। ये अपन ने रिसिप्ट कैलकुलेट कर ली। और कोई रिसिप्ट क्वेश्चन में है नहीं। तो अब मैं आता हूँ पेमेंट्स के ऊपर। ये आ गया पेमेंट्स के ऊपर।
पेमेंट्स में सबसे पहले अपन लेते हैं परचेजेस को, और परचेज के लिए सप्लायर ने आपको महीने दिए हैं 2, यानी मार्च में जो आप परचेज करेंगे उसका पेमेंट आप अप्रैल में नहीं करेंगे, मई में करेंगे। मार्च का पेमेंट कब होगा? मई में होगा। तो 36,000 की मार्च में परचेज की है, उसका पेमेंट आप करेंगे मई में। ये मई है, ये जून है, और ये आपका जुलाई। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फिर आपकी परचेज अप्रैल में हुई है 38, उसका पेमेंट आप करेंगे जून में। तो 38 का जून में करके दिखाएं, ये देखिए 38 ये जून में हो रही है। और इसके अलावा आपकी मई में परचेज हुई है 33, उसका पेमेंट होगा जुलाई में। तो 33 का पेमेंट आप चेक कर सकते हैं, ये आपका होगा जुलाई में। तो इस तरीके से आपने ये सारा कर दिया। और क्या है, परचेज का हो गया, सेल का हो गया, परचेज का हो गया। वेजेस एंड ओवरहेड के लिए क्या कहा, लिखा है लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसिव 1 मंथ, अगले महीने का पेमेंट है। 1 महीने का लैग है, यानी 1 महीने का डिले है। 1 महीने का डिले है यानी पेमेंट जो है अगले महीने होता है। तो इसका मतलब आप तो बना रहे हैं मई जून जुलाई का, आपको पेमेंट चालू करना पड़ेगा अप्रैल से, क्योंकि अप्रैल का पेमेंट कब होगा? मई में। अप्रैल का होगा मई में, मई का होगा जून में, और जून का होगा जुलाई में। इससे आप अप्रैल मई जून ये 3 महीने ले लो, ये आपका आएगा तो इस कंडीशन के अंदर अपन को ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो वेजेस है उसका पेमेंट 1 महीने के बाद हो रहा है, तो इसका मतलब हमें अप्रैल से स्टार्ट करना पड़ेगा यहां से। ये 3 महीने लेने पड़ेंगे। अप्रैल का होगा मई में, मई का होगा जून में, जून का होगा जुलाई में। तो 8, 10 और 8.5, तो ये देखो 8, 10 और 8.5 का पेमेंट आपका हो जाएगा। इसी तरह से और भी सभी एक्सपेंसिव के लिए, ऑल एक्सपेंसिव 1 मंथ था, तो ओवरहेड के लिए भी ये लेना पड़ेगा ये 3 महीने, क्योंकि अप्रैल का होगा मई में, मई का होगा जून में, और जून का होगा जुलाई में। तो 9.5, 11.5 और 9, 9.5, 11.5 और 9। बस जिसका जिस महीने पेमेंट होना है आपको वो चीज देखनी है, एंड नथिंग एल्स। और क्या कहा है, ये तो सारे ऊपर के तो टेबल तो पूरी हो गई आपकी, ये वाली टेबल तो पूरी हो गई। पॉइंट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3। प्लांट कॉस्टिंग 16,000 इज ड्यू फॉर डिलीवरी इन जुलाई। जुलाई में कोई प्लांट खरीदा, 10% आपको डिलीवरी में पे करना है, यानी जुलाई में पे करना है। जब जुलाई में खरीदा तो डिलीवरी जुलाई में होगी। तो 16,000 का 10% जुलाई में 1,600 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो चेक करो, जुलाई में आप 1,600 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं प्लांट के लिए। इसके अलावा और क्या लिखा है, ये हो गया। फिर पॉइंट नंबर 3 हो गया। 4 में लिखा है एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट 8,000 ईच आर पेबल इन मार्च एंड जून। तो मार्च का तो आप बना नहीं रहे, पर जून का तो बना रहे हैं। जून में 8,000 रुपये पे करने हैं, तो चेक करो 8,000 रुपये आपने जून में पे किए हैं एडवांस टैक्स। और कुछ कह नहीं रखा। पॉइंट नंबर 5 और 6 हम कर चुके हैं। तो इस तरीके से अब आपको करना क्या है, पहले मई का करते हैं। मई का टोटल किया 70, पेमेंट्स का टोटल पहले ही कर लो क्योंकि उसमें कुछ नहीं होना। अब 70 आया, 53 गया, तो बचा 16,500। ये इस महीने का क्लोजिंग हो गया। ये जो 16,500 इस महीने का क्लोजिंग है, ये 16,500 अगले महीने का ओपनिंग बनेगा। अब टोटल करो 16 और 64, 80,500। अब ये 80,500 आए और 67 गए, तो बचे कितने? 13,000। ये 13,000 जो जून का क्लोजिंग है वो जुलाई के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग। अब उसका टोल करो, ये आ गया 71। 71 में से 52,100 गए, तो बचे कितने? 8,900। इस तरीके से आपका कैश बजट आपका पूरा बनता है। 3 महीने का आपका पूछा है, फुल मार्क का क्वेश्चन आपका आता है, काफी इजी क्वेश्चन होता है। देखो क्वेश्चन का पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट था कि क्रेडिटर यानी सप्लायर 2 महीने की क्रेडिट देते हैं। 2 महीने की क्रेडिट देते हैं यानी पेमेंट आपको 2 महीने बाद करना है। यानी आप जनवरी में अगर परचेज करोगे तो पेमेंट अगर जनवरी में ही कर देते तो कैश परचेज हो जाती, अगर फरवरी में करते तो 1 महीने की क्रेडिट होती, और मार्च में करते तो 2 महीने की क्रेडिट होती। तो इस तरीके से आपने यहाँ मार्च में परचेज किया और उसमें भी 2 महीने की क्रेडिट है, तो उसका पेमेंट होगा अप्रैल एंड मई। मई में जाके पेमेंट होगा। तो चेक करो, मार्च की 36,000 का पेमेंट आप मई में जाके कर रहे हो। देखो मई में 36,000 का पेमेंट आपने किया। ऐसे आपको हर महीने का देखना पड़ेगा। सेम कस्टमर को 1 महीने की आपकी क्रेडिट है, यानी आप जब माल बेचोगे तो पेमेंट 1 महीने बाद आएगा।
तो जो आपने अप्रैल में माल बेचा है 62, भाई मार्च में भी बेचा है, पर मार्च का पेमेंट कब आएगा? 1 महीने बाद अप्रैल में, और अप्रैल का बजट हमको बनाना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको चालू ही अप्रैल से कर रहा हूँ कि अप्रैल में 62 बेचा तो वो 1 महीने बाद मई में आएगा, और मई का बजट मुझे बनाना है, तो मैंने यहाँ मई में 62 लिख दिया। सेम यहाँ मैंने मई में सेल की 64, तो उसका पेमेंट आएगा जून में, तो चेक करो जून में 64 आपने यहाँ लिख दिया है इस तरीके से। ऐसे ही आपको पॉइंट नंबर 6 में कहा लैग इन पेमेंट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस 1 मंथ, यानी पेमेंट 1 महीने बाद हो रहे हैं। तो देखो हम यहाँ मार्च से अगर चालू करते तो मार्च का पेमेंट 1 महीने बाद होता, तो अप्रैल में अप्रैल का बजट हम बना नहीं रहे, तो इसलिए हम चालू करेंगे अप्रैल से। अप्रैल के 8,000 का पेमेंट आप करेंगे मई में, तो चेक करो आप मई में 8,000 का पेमेंट कर रहे हैं वेजेस का, ये रहा। ऐसे ही आप यहाँ 10,000 का मई का पेमेंट करेंगे जून में, तो 10,000 का आप जून में, देखो मैं दिखाता हूँ, ये रहा 10,000 का जून में। इस तरीके से आपको दिया गया है, सेम ओवरहेड के लिए किया गया है, तो इसीलिए मैंने ये 3 महीने लिए हैं। चेक कर लो ये 3 महीने कौन से हैं, अप्रैल मई जून, क्योंकि अप्रैल का होगा मई में, मई का होगा जून में, और जून का होगा जुलाई में, तो हमारे 3 महीने का तो आ जाएगा। इस तरह से ये 3 महीने जो हैं वो मैंने कैलकुलेशन के अंदर लिए हैं।